बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और उसमें हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्त? तो लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम देखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें से आपके हर प्रश्न पत्र में करीब करीब 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि ना 5 तो 4 और 3 प्रश्न आपके एकदम फिक्स हैं, ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 12 से 14 प्रश्न हैं। हो सकता है एक ही वीडियो में कवर हो जाए, या एक में अगर नहीं कवर हो पा रहा तो 2 वीडियो में हम जरूर कवर कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि दर्शन क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो उत्तर आपको इस प्रकार से देना होगा। दर्शन शब्द अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द के का हिंदी रूपांतरण है। मतलब जो दर्शन शब्द है ये अंग्रेजी में एक फिलॉसफी शब्द है, जिसका हिंदी रूपांतरण है, मतलब हिंदी में बदल के उसको दर्शन कहा गया है। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला बना है फिलोस और दूसरा बना है सोफिया, जिनका क्रमशः अर्थ है प्रेम या अनुराग तथा विद्या या ज्ञान। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनका अगर हम क्रमशः अर्थ देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहला तो इसका आ जाएगा प्रेम या फिर अनुराग। ठीक है, पहला किसका? फिलोस का मतलब हो जाएगा क्या? प्रेम या फिर अनुराग। और जो आपका सोफिया है, इसका अर्थ हो जाएगा विद्या या फिर ज्ञान। ठीक है, देखते हैं इस प्रकार दर्शन शब्द, दर्शन का शाब्दिक विचार, दर्शन का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा विद्या अनुराग हुआ। ठीक है, इसका मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर दर्शन का आप शाब्दिक अर्थ देखें तो हो जाता है विद्या अनुराग। विद्या के प्रति जिसका अनुराग हो जाए वही क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। इस दृष्टि से वास्तविक अर्थ में दर्शन ही रूप में अनवरत विचार शब्द करने का प्रयत्न है। मतलब कह रहे हैं कि अगर इस दृष्टि से देखें तो वास्तविक अर्थ में जो दर्शन है वो सही रूप से अनवरत विचार करने का प्रयत्न है, जिसके द्वारा ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, संपूर्ण मानव जीवन आदि से संबंधित बातों का रहस्योद्घाटन किया जाता है। ठीक है, दर्शन की परिभाषा करते हुए सेलर्स महोदय ने क्या कहा है? ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है कि दर्शन एक ऐसा अनवरत प्रयत्न है, मतलब अनवरत मतलब जो लगातार चलने वाला प्रयत्न है, जिसके द्वारा मनुष्य संसार तथा अपनी प्रकृति, क्या क्या कह रहा है कि जिसके द्वारा मनुष्य जो है, मनुष्य संसार तथा अपनी प्रकृति से संबंध क्रमबद्ध ज्ञान द्वारा सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने की चेष्टा करता है। आगे लिखे हैं कि इसी प्रकार कौन? ब्राइटमैन महोदय ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि दर्शन की परिभाषा का एक ऐसा प्रयत्न के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के संबंध में सत्यता से विचार किया जाता है, अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों का बोध गम्य बनाता है। ठीक है, या कौन कह रहे हैं? आपके ब्राइटमैन महोदय कह रहे हैं। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, लिखा है प्रश्न नंबर 2, शिक्षा क्या है? यहाँ पे आपको बताना है। पहले आपने दर्शन के बारे में बताया, अब आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा क्या है, ये बताना है। तो शिक्षा तर्क शक्ति और प्रवृत्ति को विकसित करके जीवन को समृद्ध बनाती। मतलब कह रहे हैं कि जो ये शिक्षा है ये आपकी जो तर्क शक्ति है, जो आपकी प्रवृत्ति है, उसको क्या करती है? डेवलप करती है और आपको आपके जीवन को क्या कराती है? समृद्ध बनाती है, जिससे आपका जीवन समृद्ध बन सके। देखते हैं वेब स्टार महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है ज्ञान, कौशल और चरित्र अनुशासन प्रदान करना ही शिक्षा है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ज्ञान, कौशल और चारित्रिक अनुशासन जो प्रदान करता है वही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। कौन कह रहे हैं? तो आपके वेबस्टर महोदय कह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अपने व्यापक अर्थों में शिक्षा के अंतर्गत वह सब कुछ सम्मिलित है। मतलब कह रहे हैं कि अगर देखें तो अपना जो उसका व्यापक अर्थ है उसमें देखें तो शिक्षा के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो व्यक्ति पर निर्माणात्मक प्रभाव है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे, इसके कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो होता है उसके ऊपर निर्माणात्मक प्रभाव डालती है कि वो कैसे किसी चीज़ का निर्माण करेगा। शिक्षा जीवन का प्रशिक्षण है, मतलब जीवन कैसे आपको जीना है उसके बारे में प्रशिक्षित करती है। बात करें, इसे पूर्ण एवं मानवीय होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए और मानवीय होनी चाहिए। मतलब एक मानव को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है उस तरीके से इसमें आपको ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में इसमें केवल बुद्धि का प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता और आत्मा का अनुशासन भी सम्मिलित
सम्मिलित होना चाहिए। मतलब जो आपके डॉक्टर राधा कृष्णन महोदय हुए हैं, इन्होंने कहा है कि यहाँ से हमें केवल ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि बुद्धि का प्रशिक्षण हो गया, बस वही शिक्षा हो गई। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हृदय की शुद्धता, जो हृदय की शुद्धता है, मनुष्य अपने हृदय से शुद्ध रूप से किसी काम को करे, और आत्मा का अनुशासन, जिसे हम आत्म अनुशासन करते हैं, कहते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ के प्रति वो अनुशासित रहे, ये भी सम्मिलित करना ही शिक्षा के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत ही आ जाती हैं। किसका मानना है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी का मानना है। अतः शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करते हुए, मतलब कह रहे हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसमें परिवर्तन करते हुए उसके विभिन्न पहलुओं को दार्शनिक द्वारा निर्धारित जीवन लक्ष्यों तथा आदर्शों के अनुसार विकसित करती है। मतलब कह रहे हैं कि जो क्या करती है, जो आपके विभिन्न पहलू हैं जीवन के, जो विभिन्न पहलू को दार्शनिक द्वारा, मतलब दार्शनिक आप समझ रहे होंगे कि दार्शनिक का अर्थ निकालें, किसी चीज़ के बारे में देखकर जानकारी प्राप्त करना ही दर्शन कहलाता है। द्वारा निर्धारित, मतलब कह रहे हैं उसके द्वारा निर्धारित जो जीवन के लक्ष्य हैं आपके, तथा जो आदर्शों के अनुसार विकसित करती है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको एक आदर्श रूपी जीवन व्यतीत करना होता है। ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है, जिनमें व्यक्ति देश, समाज तथा विश्व का कल्याण कर सके। मतलब जिसके द्वारा वो क्या कर सके, व्यक्ति जो है वो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और पूरे विश्व के प्रति कल्याण की भावना रखे। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए एडम्स महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो दर्शन का कौन सा है, क्रियाशील पक्ष है। क्रियाशील का मतलब हुआ चलने वाला पक्ष है। यही दार्शनिक चिंतन का एक सक्रिय पहलू है। मतलब कह रहे हैं कि जो दार्शनिक चिंतन है, फिलॉसफी चिंतन है, उसी का क्या कह रहे हैं, एक सक्रिय पहलू कहलाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रकृति उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। प्रकृतिवाद को यथार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती है। मतलब प्रकृतिवाद को एक नाम से और भी जाना जाता है, जो क्या कहलाता है, यथार्थवाद कहलाता है। इसी दर्शन के अनुसार पदार्थ ही जगत का आधार है। मतलब इस दर्शन के अनुसार अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है जो पदार्थ है वो जगत का क्या है, आधार है। मतलब पूरा जगत पदार्थ के ऊपर ही बना हुआ, टिका हुआ है। प्रकृतिवादी दर्शन पदार्थ, मन, जीवन की व्याख्या भौतिक तथा रासायनिक नियमों के द्वारा करके शक्ति, गति, प्रकृति के नियमों एवं कार्य कारणों संबंध की सहक्रिया पर बल देता है। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जो प्रकृतिवाद दर्शन है, जो प्रकृतिवादी दर्शन है, ये पदार्थ, मन तथा जीवन की व्याख्या, जो पदार्थ है वो मन तथा जीवन की व्याख्या भौतिक तथा रासायनिक नियमों के द्वारा करके, ये भौतिक भी और रासायनिक दोनों नियमों द्वारा करती है। शक्ति, गति, प्रकृति के नियमों एवं कार्य कारण संबंध का सहक्रिया पर बल देती है। मार्ले महोदय ने प्रकृतिवाद का एक स्वरूप प्रस्तुत करते हुए लिखा है, क्या लिखा है, सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति पर पूर्ण विश्वास करना, न्याय की सदा कामना करना तथा साधारणतया संतोष के साथ काम करना जिससे दूसरों का उपकार होगा। या किसने लिखा है, तो ये मार्ले महोदय ने लिखा है। उन्होंने क्या कहा है कि आपको सभी से प्रेम करना चाहिए, किसी से ईर्षा द्वेष नहीं रखना चाहिए, मानव प्रकृति पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जो मानव की प्रकृति है उसके ऊपर आपको पूरा विश्वास करना चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, न्याय की सदा कामना करनी चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि सभी के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, और साधारणतया संतोष के साथ काम करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि आपको संतोष रख के किसी काम को करना चाहिए, ना कि एकदम जल्दी जल्दी में बिना कोई वो लालच में आप कोई काम करें, ठीक है, जिससे दूसरों का क्या हो, उपकार हो, ऐसा मार्ले जी का मानना है। बात करते हैं प्रकृतिवादी ईश्वर की सत्ता, इच्छा की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता आदि पर विश्वास नहीं करते। मतलब जो प्रकृतिवादी लोग होते हैं वो ईश्वर की सत्ता, वो नहीं मानते कि ईश्वर कोई सत्ता है, ठीक है। वो इच्छा की स्वतंत्रता पर भी विश्वास नहीं करते कि आपकी इच्छा जो कहे वो आप करो, इस पर भी उनका कोई विश्वास नहीं है। आत्मा की अमरता, वो ये भी नहीं मानते कि आत्मा अमर है। इन सारी चीज़ों पे जो प्रकृतिवाद लोग होते हैं वो विश्वास नहीं करते हैं। प्रकृतिवाद की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए जेम्स महोदय ने लिखा है कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो कि प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। मतलब इनका जो आपके ये
क्या बोलते हैं, प्रकृतिवाद की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए जो जेम्स महोदय हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। मतलब वो कहते हैं कि ईश्वर अलग चीज है और प्रकृति आपकी अलग चीज है। बात करते हैं आत्मा को भौतिकता के अधीन मानता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आत्मा है ये भौतिकता के अधीन है, जो भौतिक चीजें उसके अधीन चलती है, ठीक है। और अपरिवर्तनशील नियमों को, जो नियम ऐसे हैं जो बदले नहीं जा सकते हैं, को सर्वोच्च मानता है, या उसी को क्या मानता है, सर्वोच्च मानता है। अपरिवर्तनशील जैसे कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, ये कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो ये क्या मानता है, उसी को सर्वोच्च मानता है, ना कि कहीं कुछ सुनाई बात को मानता है, ठीक है। बात करें चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला आप देख पा रहे हैं कि मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का उच्चतम पशु है तथा अतः इसके जीवन का सार पाशविकता है, ना कि आध्यात्मिकता है। मतलब जो प्रकृतिवाद है ये मानता है कि जो मनुष्य है ये अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का सबसे उच्चतम मतलब सबसे ऊंचे वाला पशु है, ठीक है, जो सबसे बड़ा पशु है। और देखते हैं तो उसके जीवन का सार पाशविकता है, ना कि आध्यात्मिकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो उसके जीवन का सार है वो क्या है, पाशविकता है, मतलब पशुओं की तरह व्यवहार करना है, ना कि अध्यात्म पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं दूसरा, यहाँ पे क्या है, दूसरा सिद्धांत ये है कि वास्तविकता केवल बाह्य प्रकृति ही है। मतलब कह रहे हैं कि जो बाहर आप प्रकृति देख पा रहे हैं वही क्या है, वास्तविक है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है तथा इसी में विलीन हो जाती है। मतलब इनका कहना है कि जो सारी वस्तुएं हैं ये इसी प्रकृति से निकलती हैं और यहीं पे क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। परंतु प्रकृति के बाह्य नियम कभी नहीं बदलते हैं। जैसे सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, ये प्राकृतिक नियम है, ये कभी नहीं बदलेगा। गर्मी के बाद ठंडी आती है, ठीक है, गर्मी के बाद बरसात आती है, ये नियम कभी नहीं बदलने वाला। ठंडी के बाद गर्मी आती है, ये नियम कभी नहीं बदलने वाला है, इनका मानना ये है। बाकी सारी चीज़ें जो है बनती हैं वो यहीं पे बिगड़ के और इसी में विलीन हो जाती हैं, ठीक है। देखते हैं तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत कह रहा है अंतिम सत्ता भौतिक तत्व है। मतलब कह रहे हैं कि जो अंतिम सत्ता है वो क्या है, भौतिक तत्व है। ईश्वर, अंतर आत्मा, मन, परलोक, इच्छा की स्वतंत्रता, नैतिक प्रवृत्ति, प्रार्थना एवं अमानवीय चमत्कार सब भ्रम है। मतलब यहाँ पे इनका मानना ये है कि जो ईश्वर अंतरात्मा है और जो आपका मन है, जो परलोक की इच्छा रखते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है, इच्छा की स्वतंत्रता रखते हैं, नैतिक प्रवृत्तियां जो हैं, प्रार्थना है, ठीक है, अमानवीय चमत्कार है जो मानव के द्वारा नहीं किया जा सकता है, अमानवीय चमत्कार है, ये सारे क्या है, ये सारी चीज़ें आपके लिए भ्रम है, ऐसा प्रकृतिवाद में माना गया है। चौथा ने यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है कि विचार प्रकृति वातावरण पर निर्भर करते हैं। मतलब जो आपका विचार है वो प्राकृतिक वातावरण, आपका प्राकृतिक वातावरण कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ कोई बच्चे, सभी लोग पढ़ने लिखने में अच्छे हैं तो हमारा विचार कैसा रहेगा, पढ़ने लिखने वाला रहेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो हमारा विचार कैसा रहेगा, बिना पढ़ा लिखा वाला ही रहेगा। तो हमारी प्रकृति के ऊपर ही हमारा विचार जो है क्या करता है, निर्भर करता है। इनका जन्म उस समय होता है जब किसी नाड़ी अथवा शरीर से किसी अंग पर किसी प्राकृतिक उत्तेजना का प्रभाव पड़ता है। मतलब कह रहे हैं कि इनका जन्म हमें तभी देखने को मिलता है जब किसी नाड़ी अथवा शरीर के किसी अंग पर किसी प्राकृतिक उत्तेजना का क्या होता है, प्रभाव देखने को मिलता है, तभी ये क्या होता है, जन्म होता है इसका, ठीक है। पांचवा सिद्धांत देखने को मिल रहा है कि वर्तमान जीवन वास्तविक जीवन है। जो आप अभी इस समय पे जी रहे हैं यही क्या है, वास्तविक जीवन है। इसके पश्चात कोई अन्य जीवन तथा दूसरी दुनिया नहीं है। मतलब आप सोचें कि इसके बाद अगर हम मर जाएंगे तो नई दुनिया में जाएंगे, ऐसा वैसा होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा प्रकृतिवाद का मानना है, ना कि मेरा मानना है, ठीक है। अतः मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाना चाहिए। मतलब जो आप जीवन जी रहे हैं इसको सुखीमय बनाइए, बाकी आगे का मत सोचिए आपको कि आपको कैसा करना चाहिए, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। छठा नंबर सिद्धांत जो इसका है ये कह रहा है कि संसार एक महामंत्र है, महान यंत्र है। मतलब कह रहे हैं कि जो संसार है एक महान यंत्र है, मनुष्य भी इस महान यंत्र का भाग है और अपने में पूरा भी है। मतलब कह रहे हैं कि मनुष्य भी यहीं का एक भाग है और अपने आप में क्या, एक पूरा भी है, ठीक है। देखते हैं
पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि प्रकृतवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जो प्रकृतवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पे पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है। ठीक है, प्रकृतवाद में जो आप पुस्तक में पढ़ते हैं इस ज्ञान का विरोध किया गया है कि पुस्तकीय ज्ञान कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ये माना जाता है कि मनुष्य को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, यहीं से करके खुद ब खुद वो सारी चीज़ों को सीख लेगा, ना कि उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, दूसरी विशेषता ये है प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत है। ये कह रहे हैं कि प्रकृति की ओर वापस लौटो। ठीक है, बालक की प्रधानता यहाँ पे दी गई है कि मतलब बालक को मेन मान के चला गया है, केंद्र मान के चला गया है, उसके रुचि के अनुसार वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों का शिक्षा में महत्व है। मतलब जो कह रहे हैं कि मानव बालक का जो मनोवैज्ञानिक तत्व है उसका पहले मनोवैज्ञानिक ढंग से हमें अध्ययन करना होगा, फिर उसके ऊपर हमें अपना सारा चीज़ दिखाना होगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है। पांचवी विशेषता जो है इसकी क्या है, बालक के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ना कि उसके ऊपर कोई दबाव बनाना चाहिए। और छठी विशेषता ये है कि ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान के द्वारा हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं ये ज्ञान के द्वारा ही आपके पास है। ये इसकी 6 विशेषताएं रही हैं। ठीक है, देखते हैं छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद से आपसे पूछ रहा है क्या समझते हैं। तो प्रयोजनवाद से अगर आप देखें तो यहाँ पे आंसर आपको इस प्रकार से देना होगा कि प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के किस्से प्रैग्मेटिज्म से शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया अर्थात व्यवहारिक। जो आपका ये प्रयोगात्मक है ये तो आपको ध्यान में रखना है। पहले किससे प्रैग्मेटिज्म से बना हुआ है, उसके बाद ये जो है ये शब्द किससे बना है, जो प्रैग्मेटिज्म है ये जो है ग्रीक भाषा के शब्द से प्रेग्मा से बना हुआ है, और प्रेग्मा का अर्थ होता है क्रिया या फिर व्यवहार। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं बातों को सत्य मानती है जो व्यवहारिक जीवन में आ सके। मतलब जो प्रयोजनवाद है वो केवल उन्हीं बातों को सत्य मानता है जो आपके जीवन में आई हैं, जिनको आपने झेला है और उनका आपने विचार किया है, विमर्श किया है, उनका सामना किया है, वही क्या है, सत्य है। देखते हैं यहाँ पे लिखा है प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य सदैव देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई चीज़ आप ऐसे सत्य नहीं मान सकते हैं। आपकी स्थिति जो परिस्थिति है, समय है और देश जो है और जो समय है ये तय करेगा कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे सत्य हैं। क्योंकि एक वस्तु जो एक देश काल परिस्थिति में उपयोगी है यह आवश्यक नहीं कि वह दूसरी परिस्थिति में भी उपयोगी हो। जैसे पहले के समय में बैल बहुत ज़्यादा उपयोगी थे, वो गेहूँ वगैरह खेत जोतने में इन सारी चीज़ों में काम आते थे। लेकिन जैसे जैसी परिस्थिति बदली, देश बदला, काल का मतलब समय होता है, जैसे जैसे समय बदला अब वो बैल उतने उपयोगी नहीं रह गए। ठीक है, बात करें प्रयोजनवाद को, प्रयोगवाद भी कहा जाता है। प्रयोगवाद का मतलब ये हुआ कि जो आप चीज़ों को प्रयोग कर पा रहे हैं वही क्या है, सत्य है, क्योंकि यह प्रयोग को ही सत्य की कसौटी मानता है। जो आप प्रयोग करते हैं वही क्या है, सत्य है। प्रयोजनवाद को फलवाद भी कहा जाता है। मतलब प्रयोजनवाद को 2 नाम से जाना गया है, प्रयोगवाद फलवाद और प्रयोजनवाद तो है ही, क्योंकि किसी कार्य के मूल्य का आकलन उसके परिणाम अथवा फल के आधार पर किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो कार्य आप अगर कर रहे हैं तो उसका मूल्यांकन आप जो उसका आकलन है आप उसके परिणाम या फिर उसके फल के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक परिभाषा इस प्रकार से है, प्रयोजनवाद हमें हर अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविक का सिद्धांत देता है। मतलब जो प्रयोजनवाद है वो हमें पहले अर्थ का सिद्धांत, किसी चीज़ का अर्थ निकालने के लिए, सत्य का सिद्धांत सत्य क्या होगा ये बताने के लिए, ज्ञान का सिद्धांत ज्ञान बताने के लिए, और वास्तविकता का सिद्धांत की वास्तविक क्या है, ये सारी चीज़ें हमें प्रयोजनवाद से ही प्राप्त होती हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।